चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा जीएस का पोर्शन। तो जीएस का पोर्शन में हम लोग सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को और उन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस में हैं, और उन्हीं चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में उन क्वेश्चंस को पूछने की संभावना है। सिर्फ उन्हीं टॉपिक के बारे में मैं बात करूंगा। मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताने वाला, फालतू कुछ भी आपको बर्डन नहीं देने वाला। मैं सिर्फ वही चीज़ पढ़ाऊंगा जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं क्वेश्चंस और जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जिनकी संभावना एग्जाम से पूछे जाने की ज़्यादा है। मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आपको बताने वाला हूँ जीएस में। तो आज से मैं जीएस की स्टार्ट कर रहा हूँ, यानी कि जनरल साइंस की आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज मैं यानी कि जो जीएस में मैं पढ़ाने वाला हूँ वो कौन कौन एग्जाम में आएगा, वो हर एक उस एग्जाम में आएगा जिसमें आपकी जनरल साइंस रहती है। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दें, चाहे आप ग्रुप डी का किसी का भी एग्जाम दें जिसमें जनरल साइंस आती है, उसमें हर एग्जाम में ये टॉपिक्स आपके इंक्लूड रहते हैं और यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। फिलहाल मैं आपको कुछ एग्जाम्स के बारे में बताता हूँ, चाहे वो आप यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हो, यहाँ तक कि जो आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, ठीक है, उन सब एग्जाम में भी जीएस का पेपर रहता है। और जीएस का जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब जितना आप देख रहे हैं, मैंने जितनी चीज़ें लिखी हैं, ये पहला वीडियो हमारा, जितनी भी चीज़ें लिखी है सब कहीं ना कहीं तक आपके एग्जाम से पूछी हुई है। मैंने बहुत सारे पेपर को एनालाइज किया है, ठीक है, तब जा करके ये सारी चीज़ें मैंने निचोड़ निकाला कि नहीं, ये सारी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं इसमें जो बहुत बार रिपीट किए गए हैं। बहुत बार रिपीट करने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका यूपी पीसी से पूछ दिया उसको बिहार पीसी से पूछा हुआ है, एमपी पीसी से पूछा हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। उसको हमारा जो आयोग है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट करता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसको मानता है। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक इनको बहुत ज़्यादा रिवाइज किया जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, चाहे वो आपका एस टेट का एग्जाम हो, चाहे आपका सुपर टेट का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी टेट का एग्जाम हो, चाहे वो जूनियर का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे टीजीटी पीजीटी किसी भी सब्जेक्ट का एग्जाम हो, उसमें 100% जो है क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जो हम लोग जीएस का पोर्शन जो स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारी विज्ञान की जो बहुत सारी शाखाएं होती हैं, ठीक है, खास करके कौन सी विज्ञान के बारे में बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे, ठीक है, जीव विज्ञान के बारे में, यानी कि बायोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऐसी शाखाएं हैं जिनका हम लोग अध्ययन करते हैं, तो ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो ये मैंने कुछ लिखी हैं यहाँ पर 13, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो आपके एग्जाम पूछे गए हैं और कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जिनकी संभावना है एग्जाम में पूछे जाने की, उन सबको हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए पहले 13 पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा है जंतु विज्ञान। वैसे इसको तो सब जानते हैं कि जंतु विज्ञान को क्या कहा जाता है, जूलॉजी कहा जाता है, ठीक है। जंतु विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जूलॉजी कहा जाता है। ये तो सब जानते हैं, तो कॉमन चीज है, ठीक है। जंतु विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जूलॉजी कहा जाता है। तो जीवित एवं मृत जंतुओं का जो विस्तृत अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग जूलॉजी कहते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे। वनस्पति विज्ञान के बारे में भी सब जानता है, उसको बॉटनी कहते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं, यानी कि पौधों का, जिस विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है उसको बॉटनी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है वो आपका जूलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, जूलॉजी। तो इनको आपको क्या करना है, टू द पॉइंट लिख करके रटना है, याद करना है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम में 100% आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको तो छोड़ना ही नहीं है। आप 100% इसको लिख करके एकदम दिमाग में कंठस्थ कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। जीवाश्मी, यानी कि एक हो गया आपका पैलेलियो बायोलॉजी, या फिर इसको बोलते हैं पैलेंटोबायोलॉजी, सॉरी पैलेंटोलॉजी। तो ये हो गया आपका पैलेलियो बायोलॉजी, हो गया पैलेंटोलॉजी। तो ये दो शब्द यहाँ पर यूज किए जाते हैं जीवाश्मी के लिए, दो शब्द जो है यहाँ पर यूज करते हैं, यानी कि जीवों के जो जीवाश्मी होते हैं उनका अध्ययन साइंस की जिस शाखा में किया जाता है, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवाश्मी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, जीवाश्मी कहते हैं, ठीक है। अगर हम पारिस्थितिकी विज्ञान के बारे में बात करें, जिसको हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं, यानी कि जो एनवायरनमेंट होता है उसके बारे में बात करें, तो किसका एनवायरनमेंट, यानी कि जीव जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है, सजीव जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसके चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है उसका जो अध्ययन किया जाता है उसको इकोलॉजी कहा जाता है। यानी कि सजीवों पर उनके चारों ओर के पर्यावरण का जो प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। इन सभी पॉइंट को आपको क्या करना है, नोट कर लेना है और एकदम रट लेना है। ऐसा मान के चलिए आपके एग्जाम में आने वाले अमृत के समान है, ठीक है, आपको ये सब क्लियर करना है।
अगला है आपका पेडोलॉजी। पेडोलॉजी का मतलब क्या होता है? मृदा का अध्ययन, यानी कि जो मृदा होती है, जो आपकी मिट्टी होती है, मृदा हो गया, मृदा का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, मृदा है क्या, मृदा का निर्माण कैसे होता है, विज्ञान की जिस शाखा के अंदर उसको पढ़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? पेडोलॉजी, ठीक है। उसके बाद है जेरेंटोलॉजी। ये मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, ठीक है। ये जेरेंटोलॉजी है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर ले। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में आपके पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है। किसका बताया मैंने? एक तो पेडोलॉजी आपको बताया, मृदा या फिर मृदा का निर्माण का अध्ययन। एक है आपका जेरेंटोलॉजी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने क्वेश्चन को एनालाइज करना स्टार्ट किया तो मैंने देखा मोस्ट ऑफ द आईएएस के जो एग्जाम्स हैं, चाहे वो पीसीएस के एग्जाम्स हो, सब में भरा हुआ है जेरेंटोलॉजी। हर पेपर में जेरेंटोलॉजी भरा हुआ है, यानी कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये विज्ञान की शाखा है जिसके अंदर हम लोग वृद्धावस्था का, वृद्धावस्था जो बूढ़े लोग हो जाते हैं उनकी आयु का जो अध्ययन किया जाता है विज्ञान की जिस शाखा के अंदर, उसको जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है। जेरेंटोलॉजी यानी मनुष्य में वृद्धावस्था का अध्ययन, मनुष्य में वृद्धावस्था का अध्ययन क्या कहलाता है? जेरेंटोलॉजी कहलाता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, बहुत सारे पेपर्स में ये पूछा गया है और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको इंपॉर्टेंट करके मार्क करके रखें और आप इसको याद कंठस्थ जरूर कर लें, ठीक है। मायोलॉजी। मायोलॉजी क्या होता है? मनुष्य की जो पेशियां होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है इसके अंदर, उसको मायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है मेमोलॉजी। मेमोलॉजी का मतलब क्या होगा? स्तनधारी जीवियों का जो अध्ययन होता है। ममाल अब आप समझते होंगे, ठीक है, ममाल से मेमोलॉजी होता है। ममाल मतलब जिसके स्तन हो, ठीक है। तो स्तनधारियों का जिस विज्ञान की शाखा में अध्ययन किया जाता है उसको मेमोलॉजी हम लोग बोलते हैं। तो ये तो आपको याद रहेगा, यहां से आपको हिंट पड़ जाएगा मेमोलॉजी, यानी कि ममाल फॉर स्तनधारी, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर स्तनधारी जीवियों का अध्ययन किया जाता है उसको मेमोलॉजी हम लोग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है बायोमेट्री। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके जूनियर एग्जाम जो आपका होने वाला है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बायोमेट्री। क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इसलिए क्योंकि आपके साइंस का एग्जाम है, उसमें मैथ्स का एग्जाम है, साइंस और मैथ दोनों पोर्शन है, तो उसमें पूछ सकता है कि बायोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो बायोमेट्री का मतलब होता है मैथ्स का अध्ययन, यानी कि मैथ्स की विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम गणित का अध्ययन करते हैं वो हमारा बायोमेट्री कहलाता है, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम गणित का अध्ययन करते हैं वो बायोमेट्री कहलाता है। एक है आपका एंथोलॉजी। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना एंथोलॉजी, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मत बोलिए क्या मैं आपको बताऊं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको एकदम दिमाग में बिठा लें, लिख लें कॉपी में और रट्टा मार लें, एकदम रट्टा मार के याद कर लें। ये जीएस के पेपर में 100% आपका पूछा जाएगा, जीएस के पोर्शन में 100% ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं और जितने भी पेपर आप उठा के देखेंगे बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है एंथोलॉजी, ठीक है। फूलों का अध्ययन, किसका? फूलों का अध्ययन, ठीक। उसके बाद आता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी का मतलब क्या होता है? कैंसर या फिर ट्यूमर का, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कैंसर या ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर कैंसर या ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके पूछे जाता है और पूछने का चांसेस भी है। लेकिन जितना ज्यादा ये जेरेंटोलॉजी, पेडोलॉजी और एंथोलॉजी पूछा गया है उतना ज्यादा ये नहीं पूछा गया है, इसलिए मैं कहता हूं ये बार बार रिपीट हुए, जो टॉपिक्स है बार बार रिपीट हुए, इसलिए मैं कहता हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है, रट्टा मारना ही मारना है, दिमाग में बिठाना ही बिठाना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पैलेनोलॉजी, ठीक है। पैलेनोलॉजी किसको कहा जाता है? परागकणों का जो अध्ययन होता है। जब हम लोग फ्लावर वाला पार्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि परागकण क्या होता है, परागकोश किसको कहा जाता है, ठीक है। हर एक के बारे में, एंथर किसको कहा जाता है, हर एक चीज के बारे में डिटेल से हम लोग अध्ययन करेंगे जब हम फूल के बारे में आपको पढ़ाएंगे, फ्लावर के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो हो गया पैलेनोलॉजी, यानी कि परागकणों का अध्ययन, ये पैलेनोलॉजी कहलाता है। उसके बाद होता है ऑस्टियोलॉजी, बहुत ही ज्यादा एकदम कतई जहर पॉइंट है ये, इसको आप तो एकदम दिमाग में बिठा ही लें, इसको तो आप एकदम दिमाग में बिठा ही लें, एकदम कतई जहर है, एग्जाम में पूछता है ना। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डियां, ठीक है। जो ऑस्टियो वर्ड है ना उसका मतलब होता है हड्डियां, ठीक है। तो हड्डियों का अध्ययन यानी कि अस्थियों का अध्ययन सॉरी, ठीक है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। किसका अध्ययन? अस्थियों का अध्ययन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, इसको आप दिमाग में बिठा के रखें, ठीक है। हमारे पास और बहुत सारी शाखाएं हैं, चलिए उन पर बात करते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं आगे की ब्रांचेस के बारे में। अभी तक हम लोग 13 ब्रांचेस के बारे में सीखा, जिसको मैंने बोला कि कतई जहर है मतलब कतई जहर है, आप उसको एकदम दिमाग में बिठा लें, ठीक। अब देखिए कुछ मैंने और ब्रांचेस लिखी हैं,
ठीक है, क्या है उसमें भी मैं बता दूंगा कौन सा ज़्यादा पूछा गया, कौन सा नहीं पूछा गया, किसको आपको ज़्यादा याद रखना है। ठीक है, जैसे कि हेमेटोलॉजी है, हेमेटोलॉजी तो आप जानते हो होमोग्लोबिन से रिलेटेड है, मतलब रुधिर का अध्ययन। ठीक है, हेमेटोलॉजी मतलब रुधिर का अध्ययन, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इसको अब आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, ये पहला हेमेटोलॉजी। दूसरा है आपका एंटेमोलॉजी। ठीक है, एंटेमोलॉजी आपका कीटों का अध्ययन को कहा जाता है, यानी एंटेमोलॉजी फॉर इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब कीट। ठीक है, एंटेमोलॉजी को आप किससे प्रोनाउंस करोगे, इंसेक्ट से, और इंसेक्ट का मतलब क्या हो गया, कीटों का अध्ययन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका मेरिमेकोलॉजी। ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये होता है चींटियों का अध्ययन। किसका होता है, चींटियों का अध्ययन। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया, इसलिए। एक आता है सर्पेंटोलॉजी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए सर्पेंटोलॉजी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे, सर्पों का अध्ययन। ठीक है, सर्पों का अध्ययन आपका सर्पेंटोलॉजी कहलाता है। एक होता है आपका, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का मतलब क्या होता है, पक्षियों का अध्ययन। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी का मतलब क्या होता है, पक्षियों का अध्ययन, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और इसके पूछे जाने की संभावना भी है, इसलिए आप इसको भी याद रखें, यानी पक्षियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है। ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। ठीक, उसके बाद अगर हम बढ़े टेटोलॉजी, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेटोलॉजी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी आप याद रख लेंगे, यानी एज इट जो है आप इसको याद कर लेंगे, एकदम कंठस्थ याद कर लेंगे। ठीक है, तो टेटोलॉजी आपका उपार्जित लक्षणों का अध्ययन, यानी कि जो बाहर से लक्षण किसी के अंदर आते हैं उनको उपार्जित लक्षण कहा जाता है। जो किसी नेचर से, है ना, किसी लक्षण को ऑब्जर्व करे वो आपके उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, उनका अध्ययन जिस साइंस की जिस शाखा में किया जाता है उसको टेटोलॉजी कहते हैं हम लोग। ठीक है, एक है आपका न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी तो आप जानते हो। ठीक है, न्यूरोलॉजी से तो आप बहुत अच्छी तरीके से परिचित, जो है आप अच्छी तरीके से परिचित हो। तंत्रिका तंत्र से संबंधित जो अध्ययन होता है वो न्यूरोलॉजी कहलाता है आपका। ठीक है, एक होता है वायरोलॉजी, तो वायरोलॉजी फॉर वायरस, वायरोलॉजी फॉर वायरस मतलब विषाणुओं का अध्ययन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस भी है और उसको याद रखना भी काफी इजी है। अगर विषाणु मतलब वायरस, वायरस मतलब वायरोलॉजी। ठीक है, इस तरह भी आप इसको याद कर सकते हो। बैक्टीरियोलॉजी मतलब जीवाणु, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाएगा। तो इसको याद करना भी काफी इजी है और इंपॉर्टेंस भी है फॉर इनकमिंग एग्जाम्स, और ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। ठीक है, एक होता है आपका, ठीक है, क्या होता है, एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है, ये कहलाता है आपका घास का अध्ययन। क्या कहलाता है, घास का अध्ययन। घास का अध्ययन साइंस के जिस शाखा में किया जाता है उसको हम लोग एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। तो जो मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट किए उनको तो आप इंपॉर्टेंट रखेंगे ही, और ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इनको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क क्यों नहीं किया, क्योंकि इनको याद रखना इजी है, क्योंकि ये आपके शब्दों में ही इनका आंसर छिपा हुआ रहता है। ठीक है, शब्दों में ही इनका आंसर छिपा हुआ, इसलिए मैंने बोला आप इनको इजी याद रख सकते हो। ठीक है, बट आप इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे। ठीक, अब उसके बाद कुछ कुछ ऐसी हमारे पास शब्द बलियां हैं, यानी कि ऐसे कैसे कुछ कुछ हमारे पास शब्द है जिनका यूज करते हैं हम लोग कुछ उत्पादों के लिए। ठीक है, जैसे क्या है, जैसे एपीकल्चर हो गया। एपीकल्चर का मतलब क्या होता है सर, एपीकल्चर आप जानते हो मधुमक्खी के पालन को कहा जाता है। एपीकल्चर किसको कहा जाता है, मधुमक्खी के पालन को कहा जाता है। तो इसको भी आप याद रखोगे। ठीक, ये सब कुछ टॉपिक है, यानी कि कुछ वर्ड्स हैं, ये भी आपके एग्जाम में कहा जाता है। बोल देगा आपको मधुमक्खी के पालन को क्या कहा जाता है, तो आपके 4 वर्ड लिखे हुए रहेंगे, जैसे लिख देगा, ठीक है, पोमोलॉजी लिख देगा, फिर आपका पिसिकल्चर लिख देगा, ठीक है, एल्गीकल्चर लिख देगा और एपीकल्चर लिख देगा। तो उसमें क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि एपीकल्चर का मतलब क्या होता है। एपीकल्चर का मतलब होता है मधुमक्खियों का पालन। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्या चीज, एविकल्चर। एविकल्चर किसको कहा जाता है, ये पक्षी के पालन को कहा जाता है एविकल्चर। ठीक है, पक्षी के पालन को कहा जाता है एविकल्चर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, ये सबकी सब जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट्स है। कुछ ज्यादा नहीं लिखे मैंने, मात्र 11 लिखे, बहुत सारे होते हैं लेकिन मैंने 11 लिखे हैं। इन्हीं 11 में से आपका कोई ना कोई एग्जाम में फंस जाएगा। इनको जो है आयोग हो या फिर कोई भी जो एग्जाम लेता है, ये सब फेवरेट है उन लोगों के। ठीक है, इसी में से कोई एक उठा करके वो लोग दे देते हैं। ठीक, उसके बाद है आपका, ठीक है, एल्गीकल्चर। एल्गीकल्चर किसको कहा जाता है, जिसमें हम लोग शैवालों की कृषि करते हैं। ठीक है, शैवालों की जो कृषि होती है वो आपका एल्गीकल्चर कहलाता है। जिसमें हम लोग शैवालों की कृषि करते हैं वो एल्गीकल्चर कहलाता है। उसके बाद पिसिकल्चर है। पिसिकल्चर हम लोग मत्स्य पालन या फिर मछली पालन को कहते हैं। पिसिकल्चर हम लोग मत्स्य पालन या मछली पालन को कहा जाता है। मत्स्य और मछली दोनों सेम चीजें, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक,
अगली बात है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाप रे बाप, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको तो आप एकदम कतई जहर मान के चलिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोमोलॉजी इसको बोलते हैं, यानी कि फलों की खेती को कहा जाता है, यानी कि फलों की कृषि को कहा जाता है पोमोलॉजी। फिर आता है आपका एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का मतलब क्या होता है? एग्रोनॉमी का मतलब होता है फसलों की खेती। जो फसलों की खेती की जाती है उसको हम लोग एग्रोनॉमी कहते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर आप बोल सकते हो। एग्रोनॉमी फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब कृषि, कृषि मतलब फसलों की खेती, तो वहां से भी आप इसको जो है रिलेट कर सकते हो। एक आता है आपका विटिकल्चर। विटिकल्चर का मतलब क्या होता है? अंगूर का उत्पादन। विटिकल्चर का मतलब क्या होता है? अंगूर का उत्पादन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको एक चीज कमेंट करना है, क्या करना है कि अंगूर में जो मिठास होती है वो किसके कारण होती है? ठीक है, अंगूर में मिठास का कारण कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, अंगूर में मिठास का कारण कौन कार्बोहाइड्रेट होता है, ये आपको बताना। मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, उसमें से कोई एक आंसर है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, एक तो है आपका क्या चीज? ग्लूकोज। ठीक है, दूसरा आपका क्या चीज? फ्रैक्टोज। तो दोनों में से कोई एक आंसर है, आप कमेंट करके जरूर बताएं कि अंगूर में मिठास का कारण क्या होता है, फ्रैक्टोज होता है या ग्लूकोज होता है। ठीक, ये आपको बताना है। उसके बाद है आपका हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के बारे में तो आप जानते ही हैं, फूलों, ठीक है, और फलों तथा बहुत सारे मसालों की जो खेती की जाती है उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, फलों और बहुत सारी मसालों की जो खेती की जाती है उसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। और फ्लोरिकल्चर तो सिर्फ फूलों की खेती को कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर जो है वो सिर्फ आपकी फूलों की खेती को कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर सिर्फ फूलों की खेती को कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर में फूल है, फल है, मसाले हैं, जितनी भी खेतियां होती हैं उन सब का अध्ययन साइंस में किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। ठीक है, अगर हम ऑलिव कल्चर के बारे में बात करें तो हम लोग सब्जियों का अध्ययन, सब्जियों का अध्ययन मतलब सब्जियों को कैसे उगाया जाए, क्या उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्या नहीं होता है, हर एक चीज के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो हमारा ऑलिव कल्चर कहलाता है। यानी कि सब्जियों से रिलेटेड जितना भी हम लोग अध्ययन करते हैं वो हमारा ऑलिव कल्चर कहलाता है। वर्मी कल्चर तो आप जानते ही हैं, जो वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है, जो केचुओं की खाद तैयार की जाती है, खास करके वो केचुओं की खाद किसके काम आती है? वो आपका फर्टिलाइजर जो होता है, यानी कि मिट्टी की उर्वरक शक्ति जो होती है, ठीक है, उसको बढ़ाने के लिए जो है वर्मी कंपोस्ट का यूज किया जाता है। तो किसान लोग इसका यूज करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, इसको भी आप याद रखेंगे कि वर्मी कल्चर जो है उसका मतलब क्या होता है? केचुओं का पालन। तो पालन मतलब केचुओं को पाला नहीं जाता, केचुओं को पाल करके खाद बनाई जाती है। ठीक है, जिसको हम लोग वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं और उसका यूज किया जाता है किसान के द्वारा। ठीक है, आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट लगा होगा। अगर वीडियो आपको बेनिफिट लगा, अगर आपको मेरी मेहनत सकारात्मक लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करें और अपने इस भाई को सपोर्ट करें। ठीक है, आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको नोट कर लीजिए, आप जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह आप हमारे वीडियो को सपोर्ट करते रहें, वीडियो को शेयर करें। ठीक है, अब मैं आपका हर एक जीएस का टॉपिक यहाँ पर आपको कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा क्या चीज़? कोशिका, यानी कि हम लोग सेल के ऊपर बात करेंगे आगे वाले जीएस के वीडियो में। ठीक है, और हमारा मैथ्स का क्लासेस तो चल ही रहा है, लाभ और हानि आप लोग में बता रहे हैं। ठीक है, तो मैथ्स भी पढ़ें, आप उसको भी पढ़ें। कुछ दिन के बाद हम लोग और भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं, जय हिंद।